हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस के लिए यह मॉक टेस्ट नंबर 3 होगा और विज्ञापन संख्या 51, जिसकी परीक्षा 16 और 17 फरवरी को होने जा रही है। तो उसके लिए जो जीएस है उसी का मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको करवाया जा रहा है। आज के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में कुछ परीक्षाएँ हुई हैं और उनमें ये प्रश्न पूछे गए थे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेबस में भी आते हैं। तो बिल्कुल ये प्रश्न आपके क्योंकि सिलेबस में है तो इन प्रश्नों को देख लेना ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। कुल मिला के 30 प्रश्न यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन है कि पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला एक फसल कटाई उत्सव है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो गन्ने और किस फसल जैसी, यानी कि यहाँ पर 2 फसलों के नाम दिए गए हैं। दूसरी फसल आपको बताना है। पहला तो आपने देख लिया यहाँ पर कि गन्ना है, तो एक तो गन्ना होता है और दूसरी कौन सी फसल है। और इन्हीं फसलों की कटाई पर पोंगल नामक ये जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। तो पहले तो ये कि पोंगल नामक त्यौहार ये किस राज्य में होता है, अगर ये प्रश्न आ गया तो आप क्या करेंगे, तो याद रखना कि तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। और तमिलनाडु के जो सीएम हैं कौन है, तो ये हैं एम के स्टालिन और आर.एन. रवि, ये हैं आपके गवर्नर। तो ये 3 नाम इंपॉर्टेंट हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे पोंगल जो है, एक तो गन्ना हो गया, दूसरा हो गया आपका चावल। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो विकल्प डी रहेगा। ठीक है, पोंगल त्यौहार कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो असद अली खान, ये नाम आपने सुना होगा। तो इनका जो संबंध है यह किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित है, ये क्या बजाते हैं। तो देखो, ये बजाते हैं रुद्रवीणा। रुद्रवीणा क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तस्वीर आप देखेंगे तो ये है रुद्रवीणा। ठीक है, समझ गए आप। तो रुद्रवीणा हो गई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, असद अली खान को हाल ही में एक बड़ा सम्मान भी दिया गया था, कौन सा। तो याद रखना कि 1977 में इनको, यानी कि असद अली खान को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2008 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। किससे, पद्म भूषण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन है जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, अगर ये आपको याद होगा तो आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। नाम आ रहे हैं भगत सिंह, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि विवेकानंद का जन्म तो 1863 में हुआ था, यानी कि स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ 1856 के बाद में, तो ये नाम आएगा ही नहीं। भगत सिंह हो ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे प्रबल संभावना है वो विकल्प बी है, यानी कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और यही जवाब आपका बिल्कुल सही भी है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पारित हुआ था कब, 1856 में, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और थोड़ा सा डिटेल भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि इससे संबंधित प्रश्न आ ही जाए। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था ये पारित हुआ था कब, 1856 में। तो इसे 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। यह कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत के सभी न्यायालयों में लागू था। ध्यान देना कि इस कानून को लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था और लॉर्ड कैनिंग ने इसे पारित किया था। एग्जैक्टली अगर दोनों नाम आ जाएं तो आप लॉर्ड कैनिंग याद रखना, लॉर्ड कैनिंग ने ही इसे पारित किया था। तो कौन थे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और लॉर्ड कैनिंग, ये 2 नाम यहाँ पर संबंधित हैं 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, यहाँ पर डैश दिया गया है। डैश साम्राज्य की स्थापना 322 से 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा की गई थी। तो ये कौन थे, पाल, नंद, मौर्य या फिर मुगल वंश। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि ये जो समय है 322 से 321 ईसा पूर्व में, इस समय मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर जो सम्राट बने थे वो थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और उन्होंने नंद वंश के जो अंतिम शासक घनानंद को हरा कर या उसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर जो सही जवाब है विकल्प बी होगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। तो प्रश्न क्या है, 2011 की जो जनगणना है उस पर आधारित ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर आपको बताना है और इसका सही जवाब बनेगा, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, यानी कि 16.8%। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मार्क करिएगा। तीव्र औद्योगिकरण भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था।
तीव्र औद्योगिकरण। देखो फ्रेंड्स, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और ये जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये कब से कब तक थी? तो ये थी 1956 से लेकर 1961 तक। और इसे पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। तो याद रखना कि ये जो योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, पक्का आप लोग लिखिएगा जरूर, हो सकता है कि एग्जाम में ये प्रश्न आ ही जाए। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी थी और तीसरी थी, यह किस किस मॉडल पर आधारित थी और कब से कब तक चली थी? इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा जरूर। ये होमवर्क है आपके लिए, और अगर आप इसका आंसर लिखते हैं डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, तो आप भूलेंगे नहीं। तो ये काम आप करिएगा जरूर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, आत्मदोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि। अब यहाँ पर देखो, आत्मदोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि 4 विकल्प हैं। क्या इसमें सही जवाब रहेगा? पहला विकल्प होगा, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, किसी भी व्यक्ति को अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, या फिर किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर जो आपका विकल्प कौन सा सही है? तो देखो, प्रश्न क्या था कि आत्मदोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। विकल्प ए बिल्कुल सही है। संविधान का जो भाग 3 है, ध्यान दीजिएगा कि संविधान के भाग 3 में जो आपका आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद 12, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। तो कभी के बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के किस भाग में हैं? तो ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन होगा, आमतौर पर लिंगानुपात की गणना डैश 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 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है। यानी कि कितने पुरुषों पर महिलाओं की मतलब कितने पुरुष होंगे, तो कुल मिला के 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर की जाती है। तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प बी, ठीक है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है, तो भारत का जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर कितना है बताओ? देखो याद रखना, ये 943 है, ठीक है। महिलाएं कितनी हैं? मेल हैं 1000, तो उस पर 943 ही केवल फीमेल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, प्रदर्शन कला ओट्टम थुल्लल का संबंध किस राज्य से है? ओट्टम थुल्लल ये एक मार्शल आर्ट जैसी कला होती है, तो इसका संबंध किससे, ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर बनेगा केरल, ठीक है। याद रखना विकल्प बी, ओट्टम थुल्लल संबंधित है केरल से। अगला क्वेश्चन होगा, 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? 1770 में जो भारत में स्थापित हुआ था पहला बैंक, उसका नाम आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो देखो ये बैंक कौन सा था? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक और बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो देखो यहाँ पर बात हो रही है 1770 में, और जो बैंक स्थापित हुआ था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान देना, कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो 1770 में भारत में स्थापित वाला जो पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और अलेक्जेंडर एंड कंपनी के एजेंसी हाउस के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड पुस्तक के लेखक थे? ये देखो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड, और नाम है विनायक दामोदर सावरकर, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो सभी लोग यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। अब इनमें से किन्होंने लिखा है तो ये आपको बताना है। दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, अभी हाल ही में जो एक पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी ये प्रश्न आया था, और इसका उत्तर है जी हाँ दोस्तों, सरदार भगत सिंह। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? क्रॉस सेक्शनल, या फिर एक्सपेरिमेंटल, या फिर को रिलेशनल यानी कि सहसंबंधित, या फिर लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य। तो कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? तो क्या प्रश्न है यहाँ पर कि समान समयावधि में समान विषयों का अध्ययन, ठीक है। और इसका उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको।
यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखो, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करते हैं कौन, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अगर प्रश्न होता कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय की जगह अगर आपका राज्य हो जाए, तब इसके जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्षी दल के नेता की सदस्यता वाली समिति की सिफारिश पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो अगर राष्ट्रीय रहेगा तो यहाँ पर उत्तर बनेगा राष्ट्रपति, अगर राज्य रहेगा राज्य मानवाधिकार आयोग तो नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना कि हमारे जो NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं और ये नियुक्त किए गए हैं 30 दिसंबर 2024 को। इनका नाम क्या है, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। क्या नाम है, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, ये भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो अदर मेंबर्स हैं NHRC के, उनके नाम क्या हैं, श्रीमती विजया भारती सयानी, इसके अलावा हैं श्री प्रियांक कानूनगो, और कौन है, डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। तो ये 3 नाम आप देखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो NHRC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हाल ही में मार्च 2024 तक, देखो ये जो डेटा है इसमें मार्च 2024 तक लिखा गया है। तो मार्च 2024 तक किसे सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोगों को बताना है, जिसका जवाब बनेगा विकल्प डी, नीरज मित्तल को। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना कि नीरज मित्तल इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, 1974 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था। ये प्रश्न बहुत ही सरल है लेकिन इसका उत्तर कई बार लोगों को कंफ्यूज करता है। तो ध्यान देना कि इसका उत्तर क्या बनेगा। 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है और यहाँ पर अंग्रेजों ने इसको हराया था, मीर कासिम को हराया था। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। बक्सर की लड़ाई ब्रिटिशों को एक शासक के रूप में परिभाषित करने वाली निर्णायक लड़ाई थी। मतलब इसके बाद अंग्रेज जो थे वो निर्विवाद रूप से भारत पर एक शासक वर्ग में आ गए, फिर उनका कोई मुकाबला रह नहीं गया। जो अंग्रेजी सेनाओं और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई फरमान और दस्तक के दुरुपयोग तथा अंग्रेजों की व्यापारिक विस्तारवादी आकांक्षा का परिणाम थी। फिलहाल इसे जो है एक प्रकार से निर्णायक कहा जाता है और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की जो सत्ता थी वो भारत में निर्विवाद हो गई थी। तो याद रखना इसको भी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है ये आपको किस शहर में देखने को मिलेगा। तो ध्यान देना कि यूरोपियन यूनियन ये इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स से मिलेगा आपको। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका सही है। यूरोपीय संघ की परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। यह यूरोपीय संघ के देशों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करती है और चर्चा के लिए विषय के अनुसार प्रत्येक सदस्य राज्य के लिए एक मंत्री द्वारा गठित की जाती है। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये भी अच्छा प्रश्न है कि नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है। राष्ट्रीय चुनाव की देखरेख करना, भारत के रक्षा बलों का प्रबंधन करना, भारत के केंद्रीय बैंक का प्रबंधन करना या फिर राष्ट्रीय विकास रणनीतियाँ तैयार करना। तो ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि नीति आयोग का जो मुख्य कार्य होता है ये क्या होता है। आसानी से इसका उत्तर आप दे पाएंगे। सही जवाब है विकल्प डी, राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को तैयार करना, यही नीति आयोग का मुख्य काम है। अब वर्तमान समय में देखा जाए तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं कौन है। देखो अध्यक्ष तो पीएम होते हैं, ये आप जानते हैं। चेयरपर्सन जो होते हैं पीएम होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए उपाध्यक्ष कौन होते हैं तो वर्तमान समय में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन बेरी। ये नाम आप याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी कि आसियान, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है। तो अंतरिक्ष अन्वेषण तो हो नहीं सकता है। आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास, ये आपका बिल्कुल सही है। सैन्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब आपका क्या बनेगा, विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है।
आसियान घोषणा पत्र में कहा गया है कि संघ के लक्ष्य और प्रयोजन। तो पहला बिंदु यहाँ पर यह दिया गया है कि क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। दूसरा बिंदु है कि क्षेत्र के देशों के बीच संबंधों में न्याय और कानून के शासन के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। अगर हम बात करें आसियान का जो गठन था कब हुआ था और इसमें कितने देश हैं, तो देखो फ्रेंड्स, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है आसियान, इसका गठन होता है कब? बैंकॉक, थाईलैंड में। कब? 8 अगस्त 1967 को। और इसके जो संस्थापक रहे देशों में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? तो 11 देश शामिल हैं। और जो 11वां देश बना है, यानी कि सबसे जो नया सदस्य बना है, कौन है? ये है आपका ईस्ट तिमोर। कौन है? पूर्वी तिमोर। ये आप याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो कर सकते हैं? इसका जवाब बनेगा विकल्प सी, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ध्यान देना कि भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका रहेगा राष्ट्रीय आपात, ठीक है। राष्ट्रीय आपात का जो उपबंध है ये 352 में किया गया है। दूसरा होता है, अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 56 के अंतर्गत। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप वित्तीय आपात भी याद रखना। वित्तीय आपात, इसका जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, पुस्तक है वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉल्स्टॉय, एंटोन चेखोव, अलेक्जेंडर पुश्किन या फिर फ्योडोर दोस्तोवस्की। तो किसने लिखी है किताब वार एंड पीस? तो फ्रेंड्स ये किताब लिखी गई है ऑप्शन ए, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। वार एंड पीस 19वीं सदी का एक प्रसिद्ध रूसी उपन्यास है, जिसे कब लिखा गया था? 1867 में लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। ये याद रखना। और यह 1812 में रूस पर फ्रांसीसी आक्रमण के दौरान रूसी समाज की महाकाव्य कहानी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? तो देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि जीएसटी का एक प्रकार कौन सा नहीं है। आईजीएसटी ये तो है, सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है, लेकिन इसमें क्यूजीएसटी शामिल नहीं है। तो यही हमारा उत्तर है, क्यूजीएसटी। अगला क्वेश्चन होगा, जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी कि पीएसए किस तरह से आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? अगला क्वेश्चन होगा, जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह से आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है? विकल्प ए है सीमा सुरक्षा और निगरानी उपायों को मजबूत करके। बी है सामुदायिक पुलिसिंग और सहभागिता को बढ़ाकर। तीसरा है संघर्षरत पक्षों के बीच संवाद और सुलह को बढ़ावा देकर। या फिर चौथा है राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी। डी आपका बिल्कुल सही है। राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पीएसए अधिनियम जो है ये काम करता है। जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए ये इसी प्रकार से काम करता है। आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकी का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नार्को आतंकवाद, जैव आतंकवाद, पर्यावरण आतंकवाद? नहीं, इसे कहते हैं साइबर आतंकवाद। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपको बताना है कि बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कौन सा जीवाश्म ईंधन, तो आपको पता है ये कोयले से बनती है, यानी कि विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत में लगभग 59% बिजली उत्पादन जो होता है ये कोयले पर आधारित है, यानी कि इसे क्या कहते हैं? थर्मल पावर कहते हैं, ठीक है, ताप शक्ति। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? कौन सा टैक्स है जिसे केंद्र सरकार द्वारा लगाया नहीं जाता है? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, राज्य उत्पादक शुल्क, आयकर और निगम कर। इसमें सही जवाब है आपका राज्य उत्पादक शुल्क। ये राज्य लगाते हैं, केंद्र सरकार इसे नहीं लगाती है। तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट होगा कि कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए जाना जाता है? तो मोहिनी अट्टम ये जो नृत्य है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ध्यान देना कि जो ये आपका मोहिनी अट्टम है इसकी एक जानी मानी नृत्यांगना है, उनका नाम क्या है? जयप्रभा मेनन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मेलानोर्निया यानी कि त्वचा कैंसर का कारण बनता है? मेलानोर्निया का कारण अम्ल वर्षा, ओजोन अवक्षय, प्रदूषण या फिर एलर्जन? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, ओजोन अवक्षय।
कई बार एग्जाम में ये पूछते हैं कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो याद रखना ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है, यानी कि जो पहली परत होती है उसी में ओजोन परत भी रहती है। और फिर ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था। 1987 में जो भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो देखो यहाँ पर जो विकल्प है, श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकार को सुनिश्चित करना, यही उद्देश्य था। इसके बाद जो घटनाक्रम था भारत ने बहुत तेज़ी से बदला, और उसके बाद आपको पता ही कि भारत के जो पीएम थे राजीव गांधी की हत्या तक हो गई थी इसी में। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती है। कब? जब विमुद्रीकरण होता है, डीमोनेटाइजेशन जब होता है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य यानी कि विकल्प ए आपका सही होगा। तो जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा होती है वो अपना अंकित मूल्य खो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM, ये कब शुरू किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। तो NFSM, तो फ्रेंड्स याद रखना कि ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में शुरू किया गया था, और ये जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें भी ये काम कर रहा था, यानी कि इसे 2011 में शुरू किया गया था, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से लेकर 2017 तक, उस दौरान भी यह काम जो है कर रही थी। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये कुल मिला के 30 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले टेस्ट में। धन्यवाद।